अब बात पश्चिम बंगाल की हम करेंगे, जहां पर आज 7वें दौर का मतदान हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि 34 सीटों पर यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 9 सीट पर मुर्शिदाबाद और पश्चिमी वर्धमान में यहां पर मतदान हो रहे हैं। लेकिन सबकी नजर अगर कहीं पर है तो वो है भवानीपुर सीट पर, जहां से ममता बनर्जी विधायक भी हैं और वहां उनका घर भी है। इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से मैदान में उतरी। शुभेंदु अधिकारी उनके सामने थे। इस बार कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से पालन किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने खास तौर पर इस पर निगरानी और कड़ी सुरक्षा की बात भी कही है और लोगों से कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल पूरी तरह से फॉलो किया जाए। सुरक्षा के यहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 796 कंपनियां खास करके तैनात की गई है। तो 34 सीटों पर 7वें चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं। 7 बजे से यहां पर मतदान शुरू हो गया है। ये आपको हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज खास करके यूं तो 34 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है, लेकिन भवानीपुर सीट जो है वहां पर सबकी नजर है। और सीधे चलते हैं, अपने संवाददाता अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से और पश्चिमी वर्धमान से हमारे साथ सूर्याग्नि रॉय है। सबसे पहले अनुपम, जानना चाहेंगे सुबह सुबह की तस्वीरें एक तो दिखाइए। 7वें दौर में पहुंच चुका है पश्चिम बंगाल में मतदान। इस वक्त क्या वहां पर तेजी, क्या लोग निकल रहे हैं? जी बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम भवानीपुर इलाके में ही हैं जहां ममता बनर्जी का घर है और जिस बूथ के सामने मैं हूं उस बूथ की तस्वीरें दिखा दूं। और ये मित्र इंस्टीट्यूशन है और यहीं पर ममता बनर्जी अपना वोट देती हैं, मतदान करती हैं। अभिषेक बनर्जी जो ममता के भतीजे हैं वो भी यहीं पर मतदान करते हैं, यानी बनर्जी परिवार का जो वोट है इसी बूथ में है। तो यहाँ की तस्वीरें आप देख सकती हैं। सुबह सुबह लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है वो भी लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो मुश्किल होता है क्योंकि एक साथ भीड़ काफी होती है, लेकिन यहाँ पर कोशिश हो रही है किसी तरह उस कोशिश को बरकरार रखा जाए। मास्क, सैनिटाइजर ये सब तो इस्तेमाल हो ही रहा है। और आपको बता दूं कि इस बार इस सीट से शोभनदेव बंदोपाध्याय जो बिजली मंत्री हैं उनको खड़ा किया गया है। उनके खिलाफ रुद्रनील घोष जो एक्टर हैं बीजेपी की ओर से, उनको खड़ा किया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बार की जो 34 सीटें हैं, दरअसल 36 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन शमशेरगंज और जंगीपुर के 2 कैंडिडेट की मौत के बाद 34 सीटों पर चुनाव हो रहा है और उन 2 सीटों पर फिलहाल थोड़े दिनों बाद चुनाव होगा, 16 तारीख को चुनाव होगा। तो यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहीं पर ममता बनर्जी आएंगे आपके पास हम अनुपम, और सूर्याग्नि के पास चलते हैं। सूर्याग्नि, पश्चिमी वर्धमान 9 सीटों पर यहाँ पर मतदान होने वाले हैं और ऐसे में आज सुबह सुबह 7:13 हो गए हैं और अभी भवानीपुर में हमने देखा कि वहां पर अभी से जबरदस्त भीड़ है लोगों की। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या लोग निकल रहे हैं, वोट करने आ रहे हैं? देखिए श्वेता, हम लोग अभी आसनसोल में हैं और मतदान शुरू हो चुका है। लेकिन हम अगर नज़ारा दिखाए पीछे हमारे इस वोटिंग केंद्र में, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाई ये जगह कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर हम इस लाइन को हम कंपेयर करें पिछले 6 चरण के जितने भी लाइन हमने सुबह सुबह देखे थे, ये बहुत ही कम है। हालांकि एक और चीज हमने ये देखा हुआ है कि अर्बन एरियाज या फिर सेमी अर्बन एरियाज में सुबह सुबह ज्यादा वोटिंग होती है नहीं। वोटिंग ट्रेंड जो है वो 10 बजे के बाद शुरू होता है। रूरल एरियाज में सुबह सुबह बहुत ज्यादा वोटिंग होती है। देखना यह होगा कि क्या इस बार कोरोना के केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, क्या लोग घर से निकलकर एटलीस्ट अर्बन एरियाज में आ रहे हैं और वोटिंग दे रहे हैं। जैसे अनुपम जी ने कहा और जैसे हम बता रहे हैं कि 34 सीटों पे आज मतदान होने वाला है। आसनसोल जो पश्चिमी वर्धमान में है वो बीजेपी ने 2019 में बाबुल सुप्रियो ने जीता था। देश में जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। 2 वैक्सीन की अलग अलग कीमतें होने की वजह से कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कोरोना को काबू में करना है तो वैक्सीन जरूरी है। विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीन से ही कोरोना से बचाव संभव है। इसीलिए केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी। 1 मई से बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन 4 राज्य जहां कांग्रेस सत्ता में है उन्होंने साफ कह दिया है कि वो 1 मई से टीकाकरण का अभियान शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है।
कि असम ने अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस किया वैक्सीन का, तो उनको कहा गया है कि 1 महीने बाद मिलेगा। तो ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने बना रखी है। न केवल असंतुलित और अस्वीकार्य रेट बनाए हैं, सप्लाई नहीं है, और अगर ऑर्डर देने के लिए कहा जा रहा है तो फैक्ट्रियों के पास सामान नहीं है पूरा करने के लिए। राजस्थान में 2 करोड़ 9 लाख है। इन सारे लोगों को अगर 7 लाख डोज पर डे हम दें तब भी 1.5-2 महीना लग जाएगा इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने में। सवाल ये कि हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई, फिर हमने भारत सरकार को कहा 1 लाख वैक्सीन बच गई, फिर उन्होंने 10 लाख भेजी, फिर 4 लाख भेजी। इससे पहले भी कई राज्य वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र से शिकायत कर चुके हैं, क्योंकि वैक्सीन की कमी के चलते कई शहरों में सेंटर्स बंद हो गए हैं। ये मुंबई के दहिसर में बना वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे, लेकिन जानकारी मिली वैक्सीन खत्म होने की, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो बोले तो नहीं है करके वैक्सीन, और क्या बोलेंगे। 2 बार आ चुका है, अभी तीसरा बार है। इधर 2 दिन आए हम लोग, अभी इधर वैक्सीन का अवेलेबल नहीं है बोल रहे, लेकिन ये लोग को अगर उनका फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दो, कल आने के लिए भी बोल रहे कि मैं बोला कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर दो, वो भी नहीं दे रहे। सेंटर से वापस लौटे कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी टीका नहीं मिल सका। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि पर्याप्त वैक्सीन न होने की वजह से 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन भी सही से नहीं हो सका। वैक्सीन न उपलब्ध होने के कारण बहुत सारे सेंटर हमारे बंद हो गए। हम मांग करते हैं कि केंद्र जल्द से जल्द जो पूरा उनका स्टॉक है वो हमें मुहैया कराने का काम करे, ताकि 45 साल के ऊपर के जो सिटीजन हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है हम जल्द गति से वैक्सीनेशन करें। हम मांग करते हैं कि केंद्र जल्द से जल्द हमें वैक्सीन उपलब्ध कराए। 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के तीसरे चरण से पहले विवाद सिर्फ पर्याप्त वैक्सीन को लेकर नहीं, विपक्षी दल वैक्सीन के अलग अलग दामों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। 2400 रुपया पर टीका, यानी 2 डोज के भारत बायोटेक के 2400 रुपया बनेगा और सीरम इंस्टीट्यूट के 1200 रुपया पर टीका। कैसे दे पाएंगे? क्या कोरोना की इस लड़ाई में भारत सरकार टीका बनाने वाली कंपनियों को 1,11,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा देश के लोगों को हराने की कोशिश कर रही है? मुर्शिदाबाद की वर्चुअल रैली में ममता बनर्जी ने भी वैक्सीन का अलग अलग दाम का मुद्दा उठाया और कहा कि केंद्र के लिए अलग और राज्यों के लिए अलग दाम क्यों। साफ है, टीकाकरण के तीसरे चरण से पहले ही इस पर सियासी तकरार शुरू हो गई है और इस सियासत का असर कोरोना के खिलाफ जंग पर भी पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना का कहर देश में बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही अस्पतालों की बदहाली की खबर भी लगातार आ रही है। देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक गुजरात में तमाम जगह कोरोना के मरीज अस्पतालों में एक अदद बेड के लिए तरस रहे हैं। गौर से देख लो हुक्मरानों, दावा करते हो कि अस्पतालों में बेड का संकट नहीं है, ऑक्सीजन का संकट नहीं है, दवाओं की किल्लत नहीं है, एम्बुलेंस का इंतजाम पुख्ता है। अगर सारे इंतजाम पुख्ता हैं तो कोरोना का ये मरीज इलाज के लिए ऑटो में क्यों भटक रहा है? कोरोना मरीजों का ये हाल किसी पिछड़े राज्य का नहीं है। जिस राज्य के मॉडल को नजीर के तौर पर पेश किया जाता है उस गुजरात का ये हाल है। गुजरात में कोरोना गांव तक पसर गया है। मरीज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये शख्स अरवल्ली का रहने वाला है। कोरोना संक्रमण के बाद 24 घंटे तक ये इस ऑटो में इसी तरह चक्कर काटता रहा। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए जगह नहीं मिल पाई। परिजन रो रो कर दुहाई देते रहे, लेकिन कहीं भी इलाज का इंतजाम नहीं हो पाया। ऑक्सीजन गाड़ी में आपीए छे, कोई सगवड़ आपवा कोई तैयार नहीं साहेब। सिविल में जाइए तो सिविल वाला क्या बेल्ट नहीं, बेल्ट ज नहीं एम करीने साहेब मैंने क्या दूर जता रहे, बहार जता रहे एम करे साहेब। आ 2 दाड़ाथी अमे साहेब गाड़ी में लईने फरीए, हजू कोई हमारी सगवड़ नहीं थती साहेब। गुजरात के आदिवासी इलाके में कोविड के इलाज का इंतजाम आपने देख लिया, तो अब जरा गुजरात मॉडल के आदर्श शहर अहमदाबाद का हाल भी देख लीजिए। ये अहमदाबाद का सिविल कोविड अस्पताल है, जहां कोरोना मरीजों से भरे एम्बुलेंस की कतारें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अस्पताल में जगह नहीं है,
और अस्पताल के बाहर 50 से ज्यादा एम्बुलेंस एक के पीछे एक लाइन लगाकर खड़ी है। अहमदाबाद की 1200 बेड कोविड अस्पताल के बाहर ये आज तीसरा दिन है और लगातार जो लाइनें हैं वो इसी तरीके से लगी हुई है। ये एम्बुलेंस की एक लंबी कतार लगी हुई है जो हर रोज यहाँ पे खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं कि कम से कम 50 से ज्यादा एम्बुलेंस इस वक्त यहाँ पे कतार से खड़ी हुई है। आपको दिखाते हैं कि लगातार लाइन से यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो लगी हुई है। मरीज जो है उनको लाना यहाँ पे जारी है और हालात ये है कि अहमदाबाद शहर के ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल जो है वो पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। वैसे में अब जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस भी 7-7, 8-8 घंटे पे लोगों के पास पहुंच रही है, तो एम्बुलेंस के लिए भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि जो मरीज है, मरीज को अंदर ही सारी ट्रीटमेंट दी जा रही है ताकि कम से कम जब तक उनको अस्पताल में बेड मिले वो ठीक रहे, उनका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे बना रहे। कोरोना से बेहाल इन मरीजों के लिए ये एम्बुलेंस ही अस्पताल है। यहीं पर उनका इलाज चल रहा है, यहीं पर ऑक्सीजन मिल रही है, यहीं पर ड्रिप चढ़ रही है। गर्मी बहुत है तो लोग हाथों से पंखा झल रहे हैं। पूरा इलाज राम भरोसे है। जो हमारी कोविड केयर फैसिलिटी है जिसके अंदर ये 1200 बेड है, 450 बेड हमारे मंजूश्री बेड में और बाकी सारी हॉस्पिटल को मिला के जो करीबन 2400 बेड इस मेडिसिटी कैंपस में है वो सारे के सारे बेड फुल है। अभी फिलहाल ऐसी परिस्थिति है कि दर्दी को दाखिल करने के लिए जितने दर्दी छुट्टी लेके घर जाते हैं उतने बेड वैकेंट होते हैं और वहां पर ये जो नए दर्दी आ रहे हैं उनको लिया जा रहा है। और ये देखिए, गुजरात में अस्पताल और इलाज का खेल। यहाँ तोरण द्वार पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर। इबारत लिखी है गुजरात फाइट्स कोरोना। 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में बने इस 900 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया था। दावा किया गया था कि 24 अप्रैल से यह अस्पताल शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल कब स्टार्ट होगी बस एक स्टैंडर्ड रीजन बता रहे, टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है वो किसी को नहीं पता। गृह मंत्री अमित शाह ने आके रिबन काटा, उनको भी नहीं पता कि हॉस्पिटल चलेगा कैसे। बेड लगाने से हॉस्पिटल नहीं चलता। ये तो ऐसा हुआ बिना फाटक की रेलवे लाइन, बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल। अहमदाबाद के तमाम अस्पताल मरीजों से भरे हैं। बड़ी आस लेकर लोग इस नए अस्पताल में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। कल हमको ऐसा जवाब दिया कि 9 बजे आना, तुम 9 बजे आज आए, कल आए थे, आज भी आए हम, तो कोई हम यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है। आओ के ना आओ के क्या है क्या नहीं है, कोई ऐसे ये नहीं है। हालांकि आज दोपहर बाद खबर आई कि 900 बेड के इस कोविड अस्पताल में इलाज शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण काल में गुजरात में जहां सरकारी अव्यवस्था साफ नजर आ रही है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मिसाल कायम कर रहे हैं। सूरत की दीक्षिता वाघानी 108 एम्बुलेंस में EMT के तौर पर काम कर रही हैं। 7 महीने का उनका बेटा है, लेकिन वो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिन रात एक कर रही हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर और अहमदाबाद से गोपी भांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर से हाल बेहाल है, पर दिल्ली के लिए राहत की बात यह है कि 10 दिन में कोरोना के नए मामले सबसे कम आए हैं। जी हाँ, 24 घंटे में 22,000 के करीब केस सामने आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा डराने वाला है, परेशान करने वाला है। आपको बता दें कि एक दिन में राजधानी में 350 लोगों ने महामारी से दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में तो एक दिन में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड ही बन गया है। 24 घंटे में यहां 832 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें, देश में ऑक्सीजन की तंगी दूर करने की कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को बाकायदा चिट्ठी लिखी है जिसमें ऑक्सीजन के लिए उन्होंने गुहार लगाई है। तो गृह मंत्री ने फरमान सुना दिया है कि सिर्फ अस्पतालों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, ये साफ कर दिया है। दिल्ली में हालात बिगड़े हुए हैं। कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े और बढ़ती बद इंतजामी ने मरीजों को मुश्किल में डाल दिया है। कहीं बेड नहीं है तो कहीं दवाइयां नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। इन सब परेशानियों के बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तय किया है कि दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। इसके मद्देनजर दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया।
अभी हफ्ते भर और बंद रहेगी दिल्ली। 6 दिन के छोटे लॉकडाउन को मिला एक्सटेंशन। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार का फैसला, जिसका अनुमान पहले से हर किसी को था, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। दिल्ली में 3 मई सुबह तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पाबंदियां वही होंगी जो पहले से लगी हुई हैं। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनजर कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। दिल्ली में पिछले सोमवार यानी 19 अप्रैल को 6 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन केस पर उसका ज्यादा असर नहीं देखा गया। 19 अप्रैल को 23,686 नए केस आए थे और 240 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आज जब लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हुआ तब 24 घंटे में केस का आंकड़ा 24,103 और मौत 357 पहुंच गई है। इस तरह लॉकडाउन के दौरान संक्रमण की दर देखें तो इसमें भी इजाफा ही हुआ है। 19 अप्रैल 26.12%, 20 अप्रैल 32.82%, 21 अप्रैल 31.28%, 22 अप्रैल 36.24%, 23 अप्रैल 32.43%, 24 अप्रैल 32.27%। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना खत्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों तक समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने की है। सीएम के मुताबिक दिल्ली में ये समस्या कायम है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली के बीजेपी सांसद खुद केजरीवाल से इस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। 1 साल आपको वक्त मिला था, पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी, और ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो 1 ही लगा है, उसका क्या हुआ? ये बहुत नीची राजनीति है और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है। लोग ही सफर कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। अब तक कोरोना के 3 लहरों को दिल्ली ने आसानी से झेल लिया था, लेकिन चौथी लहर में दिल्ली का बुरा हाल है। जरूरी है कि सब मिलकर इस लड़ाई को दिल्ली में जीत दिलाएं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली के हालात इन दिनों कैसे हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों के बाहर चीख पुकार मची हुई है, दहशत का माहौल है, एक एक सांस के लिए मरीज जंग लड़ रहे हैं और अस्पतालों के डॉक्टर बेबस होकर ऑक्सीजन मांग रहे हैं। हालात बहुत खराब है। सब उम्मीद लगाए हुए हैं कि ऑक्सीजन मिल जाए ताकि बची रहे आस, बची रहे सांस।
दिल्ली कभी इतनी बेबस, इतनी बेचारी, इतनी बदहवास और इतनी मायूस नहीं दिखी। उदासी का ऐसा मंजर भी कभी नहीं दिखा जब हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिल्ली में अस्पतालों के भीतर और बाहर हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बेबसी का राग गा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। मरीज कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तीमारदार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही और अब तो मंत्री, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो फिर ऐसे हालात में कैसे बचेगी आस, कैसे बचेंगी सांस, कैसे बचेंगे अपने, कैसे बचेंगे सपने? जहां से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, शायद चिट्ठी से कुछ हो जाए। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि बताइए, 8 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिली थी, अब तक एक भी क्यों नहीं लगाया गया? तो 1 साल आपको वक्त मिला था, पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी और ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो एक ही लगा है, उसका क्या हुआ? ये बहुत नीची राजनीति है और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है। लोग ही सफर कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि देश में पीएम केयर फंड से 551 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मगर सवाल यह है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इतनी देर क्यों की गई? अगर ये ऑक्सीजन प्लांट अब तक लग गए होते तो शायद इतना हाहाकार नहीं मचता। यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि 1 साल से पीएम क्या कर रहे थे। जिनके परिवार का सदस्य मोदी जी मर गया ऑक्सीजन की कमी के बगैर, उनके लिए ये राहत नहीं कि आप क्या लगाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। सवाल ये है कि 1 साल में आपने क्या किया, और 1 साल में सिवाय 0 के दिखाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं। बहरहाल इस राजनीति के बीच बता दें कि दिल्ली के मॉडल टाउन में पेंटामेड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ करीब 50 मरीजों की जान खतरे में है। अस्पताल में 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 45 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर। मैं दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद हूँ और हमारे पीछे आप पेंटामेड जो अस्पताल देख पा रहे हैं, इस अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत आ गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अब सिर्फ आधे घंटे तक के लिए ऑक्सीजन जो है वो अस्पताल में बची है और जबकि अस्पताल में 50 के करीब जो कोरोना के पेशेंट हैं वो मौजूद हैं। ऐसे में काफी अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हुए हालात में सवाल बनता है कि हमारे नीति नियंताओं ने पहले से लोगों की जिंदगी बचाने की तैयारी क्यों नहीं की थी। दिल्ली में राम किंकर सिंह, अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत तो दूसरी ओर जरूरी दवाइयों की। रेमडेसिविर के लिए भी मरीजों के परिजन परेशान हैं, लेकिन दिल्ली में मिलना काफी मुश्किल हो रहा है। इस पर बात की आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा ने। इस वक्त हम मौजूद है एम्स के बाहर और रेमडेसिविर को लेकर के ग्राउंड रियलिटी जो है वो चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं।
ये जानने के लिए कि क्या वाकई सरकार की जो दावे हैं कि रेमडेसिविर मार्केट में अवेलेबल है, से मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसकी ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम एम्स पहुंचे हैं। तमाम मेडिकल स्टोर्स हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार रेमडेसिविर को लेकर के जो लगातार किल्लतें से लोग जूझ रहे हैं, लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या वाकई रेमडेसिविर आसानी से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। सर ये बताइए, रेमडेसिविर मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा, आपके पास है या नहीं? सर रिटेलर्स के पास लाइसेंस नहीं है तो उनके पास नहीं मिलता है जी। कंपनी के और गवर्नमेंट के ऑथराइज सेंटर्स हैं जहाँ पे ये अवेलेबल होता है, और विच इज़ कुछ 2-3 फेमस हैं, सबने सुना भी होगा। आर्क फार्मास्यूटिकल्स है ग्रीन पार्क में, मेडेलिंक लाजपतनगर एंड इम्पैक्स इंडिया इन ओखला। इनके पास लाइसेंसेज हैं, वैलिड पेपर्स के साथ जाना पड़ता है, विच इज़ आधार कार्ड लेने पेशेंट का और लेने का, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रूफ कि पेशेंट एडमिट है और डॉक्टर ने लिखा है विद स्टैंप एंड साइन। ओरिजिनल पेपर प्रोड्यूस करने पे वो लोग डिस्पेंस कर देते हैं अगर स्टॉक अवेलेबल होता है तो। रेमडेसिविर के क्या स्थिति है, मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? रेमडेसिविर नहीं है सर इधर अवेलेबल। अच्छा, कब से नहीं है? आया ही नहीं है सर कभी भी मार्केट में। सरकार का तो कहना है कि स्टॉक काफी हद तक पूरा हो चुका है, लोगों को किल्लत नहीं होगी। उनके कोई स्टोर बने हुए हैं वहीं पे अवेलेबल है, तो वहीं मिलते हैं खाली, जैसे आर्क फार्मा है ग्रीन पार्क में, वहाँ मिलता है। आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही है? रिक्वायरमेंट तो आ रही है पर हमको हमारे पास ऑथराइजेशन नहीं है ना देने के लिए।